अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। आज की अहम तरीन खबरें इस पर बात करते हैं। वज़ीर आज़म ने चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रज़ा को 4 स्टार जनरल के ओहदे पर तरक्की देकर उन्हें पहला कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड मुकर्रर कर दिया है। 27वीं आईनी तरमीम के बाद आर्मी एक्ट के तहत चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा ख़त्म करके इसकी जगह पर कमांडर ऑफ नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का ओहदा मुतारिफ करवाया गया था और इस ओहदे पर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की सिफारिश पर वज़ीर आज़म बरी फौज के जनरल को 3 साल के लिए तैनात कर सकते हैं। अहम तैनाती के बाद जनरल आमिर रज़ा फौज के वाहिद 4 स्टार जनरल हैं। फील्ड मार्शल 5 स्टार हैं। इसके अलावा जो मुल्क के अहम सियासी मामलात हैं वो भी डेफिनेटली प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। ख़ास तौर पर कश्मीर इलेक्शन की बात तो ज़रूर होगी, जहाँ मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बार फिर एक दूसरे पर बड़े संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। और ये वही कमोबेश वही मंजर है जो हमने जनरल इलेक्शन और फिर गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में देखा था। लेकिन इसके बाद दोनों जमातों ने न सिर्फ विफाक में मिलकर हुकूमत बनाई बल्कि गिलगित में भी एक दूसरे के साथ ताउन ही किया है। बलूचिस्तान में भी दोनों जमातों की मखलूत हुकूमत है। यानी अगर मैं यहाँ पर ये कह लूँ कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में इलेक्शन से पहले लड़ाई और हुकूमत बनाने के लिए भाई भाई। जो लोग कसूर को लाहौर अभी तक नहीं बना सके वो क्या गिलगित बल्तिस्तान को लाहौर बनाएंगे। खालिफीन की दौड़ें बता रही हैं, उनकी जो कांपे टांग रही हैं वो बता रही हैं। मेरी बात का बुरा ना मानना बिलावल भाई, आप मेरे बरखुरदार हो। ये नोक झोंक सियासी पार्टियों में होती रहनी चाहिए। इलेक्ट्रिक एयर कंडीशन बसें जो लाहौर में चल रही, वो आपके लिए भी लेके आई हैं। जो तकरीरें करते फिर रहे हैं उनका नाम ले तो एक ही चीज ज़हन में आती है, करप्शन। सारा पैसा कोई पिछले 15 साल में जो 2.5-3 हजार अरब जो है वो मिला है उस सूबे को, वो सारा दुबई पहुंचाया हुआ है उन्होंने। और इसमें कोई उन्हें जो शर्म हया भी नहीं है, करप्शन जो है वो बता के करते। तो दोनों बड़ी जमातों में इस वक्त लफ्ज़ों की खींचातानी चल रही है और तीसरी बड़ी जमात यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो इस सारी सिचुएशन को एंजॉय कर रही है। बात करने के लिए मेरे मौजूद मेहमानों में मुझे शफी जान साहब वज़ीर इत्तलात हैं खैबर पख्तूनख्वा के ज्वाइन कर रहे हैं। प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं नासिर हुसैन शाह साहब रहनुमाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। आपके वक्त की बेहद शुक्रगुजार हूँ। इसके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अहम रहनुमा शुमाइला राना साहिबा, ये तीनों मौजूद मेहमान प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। आप तीनों को खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। शाह साहब ज़रा आपसे बात का आगाज़ करते हैं। सर सबसे पहले तो अपनी खैरियत के बारे में बताइए। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती दे। काफी सारी बातें होती रही हैं पिछले दिनों आपकी सेहत के मुतालिक। और फिर सर जरा इस मामले पर भी आ जाइए कि ये जो बयानात की इस वक्त गर्मा गर्मी है दोनों तरफ, एक तरफ मुस्लिम लीग नून की तरफ से बयानात दागे जा रहे हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से बयानात दागे जा रहे हैं। आज तो मरियम नवाज साहिबा जब खिताब कर रही थी तो उन्होंने बाकायदा तौर पर कांपे टांगने का भी अब आपको ताना दे दिया है शाह साहब। तो सर ये क्या है, ये सिर्फ वोटर्स का खून गरमाने के लिए ही हो रहा है या इस बार बहुत संजीदगी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो जिस आप खबर की जिक्र कर रहे थे वो ऐसी सनसनीखेज खबरें बना के पेश कर दी गई थी उन दिनों में, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। ये रूटीन का वो सिलसिला था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सबकी दुआओं से मैं बिल्कुल बेहतर हूँ। देखिए हमारा हमेशा इलेक्शन जो है आपके इल्म में है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी जदोजहद और जो विजन है चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, उसके लिहाज से ही कॉन्टेस्ट भी किया है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी जगहों पे कामयाबी भी मिली है। और वो जो एक मिथ था जीबी में कि जी जिसकी फेडरल गवर्नमेंट होती है वही गवर्नमेंट बना सकता है, वो भी आपने देखा कि कुछ अर्सा पहले ही जिस तरह चेयरमैन बिलावल साहब ने वहाँ पे कैंपेन की और फिर वो जो जीबी के लोगों को वो एहसास भी है कि जीबी के लिए अगर कुछ भी हुआ है आज तक तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही किया है। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो या शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, या फिर जब प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब थे 2008 में, वो भी उन सबको एहसास है। और अब कश्मीर है तो कश्मीर आपके इल्म में है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनी ही कश्मीर की वजह से। जब भुट्टो साहब ने इस इशू पे वहां पे आवाज उठाई और एहतजाज किया और उसके बाद गवर्नमेंट से भी उन्होंने अलहदगी इख्तियार की और फिर ये एक
पार्टी की उन्होंने, ये सब चीजें कश्मीरियों को भी याद है। ये जो एक तासुर दिया जा रहा है जिसका आपने अभी जिक्र किया कि जी ये सारा कोई नूरा कुश्ती होती है या ये इलेक्शन में तो ऐसा हो जाता है, फिर वही काम साथ किया जाता है, तो उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो आप मजबूरी कह लें या उसको आप जो नाम भी दे दें, वो है पाकिस्तान और जमहूरियत। हमें ताने तो बहुत दिए जाते हैं, आपके इल्म में है कि पीडीएम की गवर्नमेंट में हम लोग सब साथ थे 2022 में, जी लेकिन जब इलेक्शन अनाउंस हुए तो होना तो ये चाहिए था कि चलें जी एक अलायंस बनता या जो भी सिलसिला था, लेकिन पीएमएलएन स्पेशली जो हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड है सिंध, वहां पे वो लोग आए, उन्होंने एमक्यूएम, JUIF, GDA और जितने जी पहलवान इधर उधर से इकट्ठे किए और फिर हमारे अगेंस्ट उन्होंने अलायंस बना के इलेक्शन किया और बड़ा टफ टाइम देने की कोशिश की। और सब खेल में है कि PMLN को ब्लेसिंग्स भी रही हैं हर तरह से, तो वो सर, ये भी जो आप हमने बात फेस कर रहे की। हैं शाह साहब, ये मजबूरियां अभी भी बरकरार हैं और सर इसकी तो आप बिल्कुल जस्टिफिकेशन ये देते हैं कि हमारे लिए जमहूरियत अहम थी, हमारे लिए जो है वो इलेक्शंस इंपॉर्टेंट थे, इस वजह से अगर हम निकल जाते या हुकूमत को सपोर्ट नहीं करते तो मजीद इलेक्शंस जो है वो लेट हो सकते थे। लेकिन सर इसके अलावा फिर बलूचिस्तान में भी आपकी हुकूमत है, फिर उसके बाद आप जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में भी आपने ओहदे दिए हुए हैं, फिर यहाँ पर कश्मीर में भी मामला जो है वो लगता तो ऐसा ही है कि सेटल डाउन हो जाएंगे। तो अगर यहाँ पर आपने जमहूरियत बचाई हुई है तो बाकी जगहों पर क्या सर? फिर पीपल्स नहीं तो पीटीआई तो आपको ये भी ऑफर कर रही है साथ साथ कि आए और आप लोग आके ऑपोजिशन बेंचेस पर बैठें। देखें, ऑपोजिशन बेंचेस पे बैठना कोई ऐसा वो नहीं है हमारे लिए कोई बहुत ज्यादा मुश्किल फैसला, और हो सकता है ये हो भी जाए, लेकिन ये इसके लिए अच्छा हमारी लीडरशिप और CEC में ये सारे मामला आएंगे। लेकिन मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ कि बहुत सारे मौके ऐसे आए कि जिसपे हमारे बहुत शदीद इख्तलाफात थे और हम गवर्नमेंट ठीक से अलहदा होने के लिए काफी नजदीक थे। लेकिन क्या वो जो मजबूरी आप कह रही हैं, कोई ये ओहदे, क्या ये सेरेमोनियल ओहदे हैं? हमने कोई एग्जीक्यूटिव में क्या हिस्सा लिया हुआ है? किसी जी कैबिनेट मेंबर फेडरल में हमारे हैं? तो ये इस वक्त पाकिस्तान सही। पीपल्स पार्टी वाहिद पॉलिटिकल अच्छा पार्टी शाह साहब, है मुझे मुझे जिसके मुझे पास ये क्लियर चारों कर दें सूबों सर, में एक नुमाइंदगी उसमें है। मुझे ये क्लियर कर दें, फिर मैं अगले मेहमानों की तरफ भी जाती हूँ। आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि ऐसे भी मौके आए कि हम ऑपोजिशन बेंचेस पर जाने के करीब थे। सर वो मौके मुझे एक दो जरा बता दें, फिर मैं अगले गेस्ट की तरफ चलती हूँ। देखें, आपके इल्म में है कि जब ये तरामीम की बात आई थी और जब इस तरह की चीजें आती हैं जिसमें पानी का इशू था, सूखों का मामला था, दीगर बहुत सारी जो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न थे, और आप तरामीम को बेहतर कराया गया। जो पहले उसके मसवदे आते थे उसमें तो पता नहीं क्या कुछ होता था, तो ये भी क्रेडिट पीपल्स पार्टी को जी जाता है। मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ कि सही गवर्नमेंट को अगर हम डिस्टेबलाइज करते हैं, ठीक अपोजिशन बेंचेस पे बैठने का मामला कोई इतना बड़ा नहीं है, लेकिन वो जो मुल्क फॉल्ट सही की तरफ जा रहा था, जो जी अभी मेरे दोस्त बैठे हैं, वो जरूर पीपल्स पार्टी PMLN की ये जो सर चीजें हैं इन आपने पे जो बात की दिल है ना में भी उसे खुश हो रहे पीएमएलएन होंगे, दूसरे मुस्कुरा एंगल से भी कहती है रहे कि आप होंगे। लोग ब्लैकमेल करते हैं, अपने काम करवा लेते हैं और फिर जो उसका नजला गिर रहा होता है सारा वो फिर आप विफाक के ऊपर डाल देते हैं कि हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। शुमाइला साहिबा देखिए, बहुत मैं शुक्रिया, आपको अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये एक फरमाइए मिनट, शुमाइला एक साहिबा। मिनट, जी शाह साहब कोई आती हूँ मैं ब्लैक दोबारा। जी जी बिल्कुल। शुमाइला साहिबा मुझे ये फरमाइए कि मैं आज मियाँ साहब को सुन रही थी तो मियाँ साहब ने अपना भाई भी कहा, बरखुरदार भी कहा और फिर कहा भी कि ये इस तरह के मामला सियासत में इस तरह की चीजें नहीं होती हैं, चप्पलिश तो होती रहती है। तो दूसरी तरफ मैं राना सनाउल्लाह साहब को जब सुन रही थी तो उन्होंने तो बाकायदा करप्शन की बात की, उन्होंने कहा सिंध का सारा पैसा दुबई जा रहा है। तो मुझे ये फरमाइए, मैं कंफ्यूज हो गई ये सुन के कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बेसिकली समझती क्या है? करप्ट समझती है या अपना भाई समझती है? और स्पेसिफिकली अगर मैं बिलावल साहब की बात करूं तो आप भाई समझते हैं, करप्ट समझते हैं क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया किरण। बात यह है कि मैं ये समझती हूँ कि सियासत के अंदर शाइस्तगी और शगुफ्तगी और अदब और लिहाज जो है वो होना चाहिए, क्योंकि सियासत इंसान इज़्ज़त के लिए करता है और जब इसमें से इज़्ज़त का अंसर एलिमेंट निकाल देंगी आप तो फिर उसके पीछे कुछ भी नहीं रह जाता।
ओहदे भी आपको इज्जत के साथ अच्छे लगते हैं, आपको पावर भी जो है कॉरिडोर्स पावर के वो भी आपको रिस्पेक्ट के साथ ही अच्छे लगते हैं। लेकिन माजरत के साथ मैं ये समझती हूँ कि कौमी असम्बली में वफाकी हुकूमत में पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी है और तमाम आइनी ओहदों के ऊपर वो लोग इंजॉयमेंट कर रहे हैं और तमाम ऐसे आइनी ओहदों के ऊपर वो कर रहे हैं जिसपे उनका राइट नहीं था, लेकिन फिर भी उनको एक मिसाक जमहूरियत के लिए और एक सिस्टम को चलने के लिए और एक जमहूरियत को डिरेल ना होने के लिए उनको वो दिए गए। और एक बात एक अहम है कि देखिए पीपल्स पार्टी भी एक बड़ी तवील तगोदौ के बाद वो लोग अपनी स्ट्रगल करके आए हैं, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो एक जमात के सरबराह हैं और वो अपने आप को वफाकी जमात जो है वो कहते हैं, लेकिन आपने उनको देखा कि उनमें और नवाज शरीफ साहब में कितना फ़र्क है। अब ये देखें कि लीडर कौन है, दोनों में से आप खुद मुवाजना करें। मैं आपकी कोर्ट में बॉल फेंकती हूँ। मैं कंफ्यूज हुई, इसीलिए मैंने आपके सामने सवाल किया। अब मेरा दूसरा सवाल भी साथ साथ ले लीजिए। राना सनाउल्लाह साहब ने जो बात की है कि सिंध की आवाम का पैसा दुबई मुंतकिल हो रहा है, वजीर आजम साहब के इल्म में है ये बात? नहीं, मुझे सवाल भी साथ साथ ले तो लीजिए पूरा। वजीर आजम साहब के इल्म में है ये बात? अगर उनके इल्म में है, क्योंकि मैंने अभी तक शुमाइला साहिबा एक्शन नहीं देखा कोई। 3 दफा के वजीर आजम की शाइस्तगी, शगुफ्तगी और बात करने का अंदाज देखे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का, और दूसरी तरफ आप बिलावल भुट्टो साहब की बात सुने कि एक शख्स रायविंड से उठा, एक शख्स कह रहा है, रायविंड से उठा दूसरा शख्स कह रहा है। हमने ये बात आपको ये बताना चाह रहे हैं कि उनका अगर हम बहुत ज्यादा बारीकी में जाएं तो माजरत के साथ जब बेनजीर इनकम सपोर्ट स्कीम की हम बात करते हैं मैडम, ये बातें सूबों को दे दे तो इनकी चीखें निकलना शुरू हो जाती हैं। और दूसरी बात ये है, मेरी बात जरा सुन लें, दूसरी बात यह है कि राना सनाउल्लाह साहब ने जो भी कहा वो आप उनसे पूछें कि उन्होंने किस तनाजुर में बात की है। ज़बान ज़दे आम जो चीज़ है, देखिए कराची के हालात आप देखें, नासिर शाह साहब हैं, मेरे भाई हैं, मैं उनकी बड़ा एहतराम करती हूँ, लेकिन मैं इख्तलाफ राय रखती हूँ। कराची में कचरा कुंडी बना, कराची कचरा कुंडी बना हुआ है। कराची में आए रोज डंपर से कोई एक मर रहा है, कोई 2 मर रहे हैं। सिंध की आवाम का पैसा दुबई मुंतकिल हो रहा है, इसका कोई और तनाजुर निकल नहीं सकता। इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अगर वजीर आजम साहब के इल्म में है, कोई एक्शन नहीं हुआ है, तो क्या वजीर आजम साहब सरपरस्ती कर रहे हैं? कभी आयशा मंजिल, कभी बल्दिया फैक्ट्री, कभी आयशा मंजिल, कभी बल्दिया फैक्ट्री, कभी क्या, कभी कहाँ। और सिंध के जो हालात हैं अंदरून सिंध के, वो अपने वडेरों की तरफ देखते हैं और वहाँ की जो ज़बो-हाली है वो इनका मुंह चढ़ा रही है। अब आ जाए पॉइंट की तरफ कि ये करप्ट है या नहीं है। देखिए मसला ये है, अवाम के लिए इनको कुछ करना चाहिए, अवाम के लिए अब अपना बयानिया जो है। मैंने आपसे बड़ा सादा सवाल पूछा था, आपने उसका जवाब नहीं दिया। चले आपका पॉइंट आ गया, सही है, आपका पॉइंट आ गया। मुझे मौका दीजिए, मैं शफी जान साहब को भी शामिल गुफ्तगू करूं। शफी जान साहब, आप लोग तो इस वक्त बॉयकॉट किए हुए हैं, लेकिन जो नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान चल रहा है, क्या कर रहे हैं आप लोग? इस सिचुएशन को एंजॉय कर रहे हैं या आप समझते हैं कि नूरा कुश्ती हो रही है और फिर इलेक्शन के बाद फिर वही मंजर होगा जो गिलगित में देखा या जो विफाक में देखा? देखिए, इस कुश्ती को तो देख के नूरा भी शर्मिंदा है। ये जो नूरा कुश्ती हो रही है, जीबी के इलेक्शन में आपने देखा होगा कि अभी भी पीपल्स पार्टी इल्जाम लगाती है कि नून लीग ने हमारे साथ धांधली की, लेकिन फिर उसी नून लीग को बजट में वोट दिया। बिलावल साहब 30 मिनट के लिए नाराज हुए, फिर ऊपर से एक टेलीफोन कॉल आई, क्योंकि ये डंडे के नीचे दोनों पार्टियां एक है, इनके इख्तियार में कुछ नहीं है। फिर उन्होंने बजट में फिर वोट दे दिया 30 मिनट के बाद, जीबी की हुकूमत इनके हवाले कर दी गई है। कश्मीर में भी इसी तरह होगा, ये एक दूसरे पर इल्जामात लगाएंगे, लेकिन आईनी ओहदों के साथ पीपल्स पार्टी चिमटी रहेगी और जहां पे नून लीग को सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी तो पीपल्स पार्टी उनके साथ खड़ी होगी, और नून लीग जो है वो आईनी ओहदे इनके हवाले करेगी और दीगर ओहदे वो खुद एंजॉय करेंगी, और इनके अकाउंट्स इस तरह बढ़ते जाएंगे। कोई सिंध का पैसा दुबई लेके जाएगा, कोई मैफर में फ्लैट खरीदेगा। ये इमरान खान साहब की मशहूर सेइंग है कि सिक्के के 2 रुख हैं,
ये दोनों जमातें जो हैं इनके ठीक। इख्तियार में कुछ नहीं है, ये डंडी के नीचे एक हैं। और ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि इन जैसे दोनों जमात जो है इस वक्त बरसर इक़्तिदार है चोरी शुदा मैंडेट पे। पीपल्स पार्टी भी फॉर्म 47 पे और नून लीग भी फॉर्म 47 पे। कराची की 20 सीटों में से 19 सीटें पीटीआई ने जीती, जिसमें पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। फिर सिंध में इस किस्म की कुछ सीटें हम आपको बता सकते हैं जो फॉर्म 47 के जरिए इनके हवाले की गई, और नून लीग तो पूरी की पूरी फॉर्म 47 पे बैठी हुई है। और जो कश्मीर इलेक्शन में तहरीक इंसाफ का जो फैसला था बाइकआउट का, वो दुरुस्त साबित हो रहा है। आपने देखा होगा कि इस वक्त वहां पे आजादाना तरीके से इलेक्शन जो है वो किसी कैंपेन नहीं हो सक रही, और फिर इन द एंड ऑफ द मोमेंट आपका पॉइंट आ गया। आप समझते हैं कि जो आपने डिसीजन लिया था वो दुरुस्त था, बिल्कुल ठीक। अच्छा शाह साहब मुझे ये फरमाइएगा, जो पर ठीक है आप उनके साथ सोलो मैं अगला सेगमेंट जो है ना वो शफी जान साहब वो स्पेसिफिकली आपके लिए है, तो उसमें आपको तसल्ली हो जाएगी कि मैंने आपको वक्त ज्यादा दिया है। शाह साहब मुझे ये फरमाइएगा कि वजीर आला पंजाब मुजफ्फराबाद में उन्होंने इलेक्ट्रिक बसेस का तोहफा भेजा, मियां साहब आज मीरपुर में उन्होंने भी ऐलान किया है। इलेक्शन से 2 दिन पहले पंजाब हुकूमत वहां पर आला खुद मौजूद हैं, तहाइफ भी आ रहे हैं वहां पर, उस पर आप लोगों का ये मौक़िफ़ आ रहा है कि ये बाकायदा तौर पर जो इलेक्शन रूल्स हैं उसकी खिलाफ वर्जी है, और पीएमएलएन की जानिब से ये कहा जा रहा है कि वहां पर इस तरह का कुछ है ही नहीं, तो वजीर आला जो है कैंपेन कर सकती हैं। आप लोग कुछ करने जा रहे हैं इसके लिए, या सिर्फ आपका ये स्टेटमेंट दे के बात खत्म कि भाई ये इलेक्शन रूल्स की खिलाफ वर्जी क्यों हो रही है वहां पर? ये तो बिल्कुल एक वाज़ेह है और सबके इल्म में है कि ये किस तरह इलेक्शन रूल्स की धज्जियां उड़ाई जा रही है। एमपीए तक जब भी इलेक्शंस होते हैं तो किसी दूसरी जगह पे जाएं, या जो बाई इलेक्शंस होते हैं तो वहां पे वो नहीं जा सकते। यहाँ पे जितने वफाकी वज़रा साहिबान हैं वो वहाँ पे हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है। जो चीफ मिनिस्टर साहिबा हैं पंजाब की, वो वहाँ गई हुई हैं और ऐलानात भी हो रहे हैं, बल्कि वहाँ पे डिलीवरी भी शुरू है। तो ये कौन सा इलेक्शन है, और इलेक्शन कमीशन इस पर क्या कह रहा है? देखिए, इसी चीज से ये सारी चीजें बढ़ी थी। जो ये हुआ इलेक्शन में, इन पे एतराजात हुए, फिर उन्होंने फेज वाइज कर लिए। लेकिन जो मर्जी है ये कर, फेज वाइज कर लें, ये जो भी कर लें, जीतेगी इंशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और जिस तरह जीबी में हुआ और इसी तरह यहाँ भी होगा। मैं 1-2 चीजें वजाहतें जरूर करना चाहूंगा। दोनों, वो भी मेरी बहन है और शफीक भाई भी हमारे भाई हैं, कि वो जो एक करप्शन के इल्जामात और फिर इस तरह के स्कैंडल और इल्जामात तो बहुत अरसे से लगते रहे, लेकिन इन चीजों में सदाकत नहीं होती। कल एक बात करेंगे, फिर उसके बाद परसों रिजल्ट्स आ जाने। जी आप कर लें, कंप्लीट कर लें। जी मैं ये कह रहा हूँ कि एक चीज जो पता नहीं क्यों एक मिसपरसेप्शन और सबके इल्म में है, जो जी सिंध का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है, 2008 से ये लोग हैं, ये भूल जाते हैं कि सिंध 3-4 बहुत बड़ी आफतें यहाँ पे गुजरी। 2010 में एक फ्लड आया जिससे 50-60% हिस्सा तबाह हुआ। फिर 2022 का जिसमें 70% गए, वो भी इसी पीपल्स पार्टी ने बनाया। और हम अपना यहाँ पे काम कर रहे हैं। कराची की मिसालें दी जा रही हैं कि जी कचरा कुंडी बन गया, नासिर साहब उस पर किसी और दिन डिबेट करेंगे, क्योंकि उसके लिए बहुत सारी बातें हैं, लॉ इन्फोर्समेंट भी है, दीगर चीजें भी हैं, सिक्योरिटी इश्यूज भी हैं, इस पे हम बात करेंगे आगे। जी मुझे इजाजत दीजिए। शफी साहब पहले सेगमेंट में भी वो नाराज हुए, मुझे जरा इजाजत दीजिए। मेरा बात वाला सारा टाइम शफी भाई को दे दीजिएगा। कराची जो लॉ एंड ऑर्डर की उसमें 5th नंबर पे था खतरनाक तरीन शहरों में, आज 135 नंबर पे। तो ये वो तसलसल है काम का, और फिर अगर हम लोग काम ना करें। सर हम इस पे मजीद डिबेट, बहुत सारी डिबेट कर सकते हैं, लेकिन आज हमारा टॉपिक ये नहीं है। शफी साहब मुझे ये फरमाइए, बुशरा बीबी की बहन है मरियम भट्टो साहिबा, वो ये दावा कर रही हैं कि इमरान खान ने तैमूर झगड़ा को डिप्टी सीएम बनाने की हिदायत की थी। तैमूर साहब से जब सहाफियों ने सवाल किया तो वो इस बात पर खामोश रहे, तरदीद नहीं की उन्होंने। और मरियम साहिबा के मुताबिक इस बात का इल्म सुहेल आफरीदी साहब को भी था, तो उनको इल्म था, तो डेफिनेटली आपको भी इल्म होगा। फिर देखिए, ऐसी कोई चीज हमारे इल्म में नहीं है। अगर ऐसी कोई चीज होती तो सुहेल आफरीदी साहब जरूर इमरान खान साहब का हुक्म मानते, लेकिन ऐसी कोई भी चीज हमारे इल्म में नहीं है। अब आप ऑन बिहाफ ऑफ सीएम ये बात कर रहे हैं, उनके इल्म में भी ऐसी कोई बात नहीं है?
ये तो बेहतर सीएम साहब बता पाएंगे, लेकिन हमारी जब डिस्कशन हुई है तो ऐसी कोई चीज हमारे इल्म में नहीं है। ठीक, अब जब मरियम साहिबा का बयान सामने आया तो फिर तो डेफिनेटली आपकी बात तो हुई होगी ना सीएम साहब से इस मामले पे। देखिए, सीएम साहब की तो कोई मुलाकात नहीं हुई। मरियम साहिबा अगर उन्होंने ये दावा किया है तो उनके पास ऐसे कुछ शवाहिद तो होंगे, लेकिन जहां तक मेरी मालूमात है और मेरी जो जहां तक उन सीएम अफरीदी साहब से बात हुई है तो हमारे इल्म में ऐसी कोई चीज नहीं है। जी ठीक है। अच्छा, एक और मामला, वो 5 अगस्त जो टीटीआईपी निकल रही है एहतजाज के लिए, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उनके साथ मौजूद है, और एक तरफ ये खबरें आ रही है कि सुहेल आफरीदी साहब चाहते हैं कि 5 अगस्त को इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च किया जाए, लेकिन बैरिस्टर गौहर या सलमान अकरम राजा साहब वो सीएम साहब की बात की मुखालिफत कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पे इजलास हुआ पिछले दिनों, बुध के दिन गौहर साहब थे, सीएम अफरीदी साहब थे, सलमान अकरम राजा साहब थे, जुनैद अकबर खान साहब थे, असद कैसर साहब वहाँ पे मौजूद थे, तैमूर सलीम जगड़ा साहब थे, हमारी तमाम जो तंजीमी अहदेदार हैं वो यहाँ पे मौजूद थे। उसमें ये फैसला किया गया कि 5 अगस्त को तहरीक इंसाफ जो है पेशावर में जलसा करेगी, जो इंशाल्लाह लाखों लोगों पे मुश्तमिल होगा, एक पावर शो होगा जिसको आप सेमीफाइनल कह सकते हैं, वार ऑफ मैच कह सकते हैं। हम अपना होमवर्क तकरीबन कंप्लीट कर चुके हैं। अचकजई साहब से मशावरत हो रही है, अलामा साहब से भी बात हुई है, मौलाना फजल रहमान साहब से हम बातचीत कर रहे हैं, मुलाकातें भी उनसे हो रही है और एक अलायंस बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। जो सियासी कुव्वत ये कंफर्म जरूर कर दें कि जो मैंने सवाल आपसे किया, लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं सीएम साहब और बाकी क़यादत उनकी मुखालिफत कर रही है, ऐसे ही है? नहीं, बिल्कुल मशावरत से ये फैसला किया कि 5 अगस्त को पेशावर में जलसा होगा और उसी जलसे में इमरान खान साहब की रिहाई की हवाले से अगला लाएमल वहां पे अनाउंस किया जाएगा। मुज़म्मत ही हमारे पास आखिरी रास्ता बचा है जिससे हम मुफाहमत की तरफ जा सकते हैं। ठीक, सही। शुमाइला साहबा, आप क्या समझती हैं तहरीक इंसाफ जो अपनी सियासी सरगर्मियां हैं वो खैबर पख्तूनख्वा से बाहर क्यों नहीं कर पा रही है? मसला आ रहा है, क्या चीज रोक रही है? देखिए किरण, बात यह है कि अब ना अवाम बहुत ज़्यादा समझदार हो चुके हैं, और मेरा पर्सनली एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स ये एक अपना ही तज्जिया है कि सानिया 9 मई के बाद इनकी मकबूलियत में बहुत हद तक कमी आई है, और अब वो उस तरह की स्ट्रीट पार इनके साथ नहीं है जैसे कि ये पहले इनका गुमान था। और दूसरी बात यह है कि ये अपना रोड के ऊपर आकर कोई भी जमात अपना तमाशा लगाने से बेहतर है कि वो इस गलतफहमी में ही रहे कि हमारे साथ बंदे बहुत हैं। अगर बाहर निकल जाएं तो पीछे मुड़ के देखें तो पीछे अपना साया ही नज़र आता है, आगे भी और पीछे भी। तो मकसद कहने का ये है कि इन्होंने मिनी जलसियाँ जुलूसियाँ जो हैं उसकी एक मिसाल ये थी कि जब ये एक छोटा सा मशवरा, जेल के बाहर की इजाजत दें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इनकी इस गलतफहमी को ना दूर कर दें। असल में होता ये है कि आप लोग क्योंकि उनको इजाजत नहीं देते तो फिर उसके बाद वो कहते हैं कि हमारा जलसा कामयाब हो गया क्योंकि हुकूमत डर गई है। इजाजत दी थी, टमाटर पड़े थे, हमने नहीं। बहुत शुक्रिया आपका शुमाइला साहिबा, आप साथ मौजूद थी प्रोग्राम में। नासिर हुसैन शाह साहब, आपके वक्त की भी शुक्रगुजार हुए। छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो पेट्रोलियम प्राइसेस रोजाना की बुनियाद पर अब कीमतें उतार चढ़ाव का शिकार हैं, इस पर बात करते हैं तफसील से। प्रोग्राम के इस हिस्से में मुफ्ती इस्माइल साहब मेरे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमान, साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर ख़ज़ाना भी रहे हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं अवाम पाकिस्तान पार्टी के, ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रगुजार हूँ आपके वक्त की। मुफ्ती भाई, सबसे पहले तो ये जो एक सिस्टम हुकूमत की तरफ से बताया गया है, पेट्रोलियम प्राइजेस जो हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर फ्लैक्चुएट भी हो रही हैं, कम हो रही हैं, ज़्यादा हो रही हैं, अभी तक तो खैर ज़्यादा ही हो रही हैं, और फिर इसके साथ साथ ये कि ये 7 दिन के एवरेज के ऊपर तय किया जाएगा। कैसे देख रहे हैं आप इस सारे फॉर्मूला को? देखिए बहन, हफ्ते में 1 मरतबा कीमत करो, हफ्ते में 5 मरतबा करो, 15 दिन में 1 करो या महीने में 1 करो, रेट इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, एवरेज पे तो वही प्राइस हो जाती है। लेकिन क्योंकि हमारी हुकूमत को ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और ऑयल रिफाइनरीज की बहुत ज़्यादा फिक्र होती है, वो गरीब लोग हैं बेचारे, तो फिर वो उनको रिलीफ देने के लिए इन्होंने ये कर दिया ताकि उनको अगर महंगा पेट्रोल मिल रहा है तो 1 हफ्ते की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके ना बेचें, वो उसी दिन महंगा बेच दें। सो ये कदम उठाया है। बात ये करते हैं कि ये डीरेगुलेशन की तरफ जाना चाहते हैं। अगर डीरेगुलेशन पे जाना होता तो 15 दिन से भी डायरेक्ट जा सकते थे, 7 दिन से भी डायरेक्ट जा सकते थे, तो इसकी कोई मंतक समझ में नहीं आई है।
लेकिन बहरहाल मतलब इससे कोई नुकसान आवाम को नहीं है एज सच। ठीक। अच्छा, मुसलसल ये तीसरा रोज है ना कि जब हम पेट्रोल की पैसे, चौथा हो गया आज तो, जो पेट्रोल के पैसे जो है वो कीमतें बढ़ रही हैं बाकायदा तौर पर। अब एक हफ्ते में जो तकरीबन कीमत बन जाती है वो 57 रुपए डीजल, 20 रुपए पेट्रोल। इसी दौरान जो खित्ते के दीगर मुमालिक हैं वहां पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, भारत हो गया, बांग्लादेश, नेपाल, वहां तो मुस्तहकम है कीमतें। अच्छा देखिए, एक तो जो कीमत तो जो भी हो, आवाम को अगर आप रोज 4 रुपए बढ़ाएं और वो सिसक ना जो है ना, वो हुकूमत के लिए ज्यादा सियासी तौर पे बेहतर रहता है बनिस्बत के एक दिन में आप 70 रुपए बढ़ा दें डीजल के, या एक दिन में 20 रुपए पेट्रोल के। लेकिन जो दूसरी आपने बात कही कि बांग्लादेश वगैरह में, हिंदुस्तान वगैरह में नहीं बढ़ा, अफगानिस्तान में शायद 1 रुपए बढ़ा है, यहाँ पे इतना क्यों बढ़ गया है, तो उसकी वजह यह है कि देखिए पेट्रोल हमारे पास जो आज आता है ना कराची पोर्ट पे, वो 200 रुपए से कम है पर लीटर। ठीक है, जो आप पेट्रोल खरीद रही हैं वो 330 रुपए का है, तो उसमें 130 रुपया जो है वो टैक्स और दीगर चीजों के उसके अंदर आपने दिया हुआ है। लेवी जी। तो 80 रुपया उसके ऊपर लेवी है, 5 रुपया क्लाइमेट लेवी है, 20 रुपया कस्टम ड्यूटी है, उसके बाद आपने एक फिक्स नफा रखा हुआ है पेट्रोल पंप वालों का 8 रुपए, 7 रुपए आपने डीलर्स का नफा रखा हुआ है, 6 रुपए या 7 रुपए आपने ये इंटर कंट्री फ्रेट के लिए रखे हुए हैं, जिसमें कम से कम आधे पैसे चोरी होते हैं। सो बहुत सारी आपने जो है वो ट्रेडर्स को मराते दी हुई हैं, तो जो सारे पैसे आपको आवाम से लेने पड़ते हैं। तो अगर आप पेट्रोल 200 रुपए का हो और फिर वो 200 से महंगा हो जाए, तो आप ये बात कर सकती हैं कि भाई पेट्रोल दुनिया में महंगा हो गया, लेकिन आप तो साथ साथ टैक्स भी बढ़े जा रहे हैं, आप तो साथ साथ अपनी कस्टम ड्यूटियां भी बढ़ा रहे हैं, लेवी भी बढ़ा रहे हैं। अच्छा मिफ्ता साहब, एक आम आदमी का सवाल ये है कि जब सारी दुनिया में जहां जहां पर ये इन कंट्रीज में जब पैसे नहीं बढ़ रहे हैं, कीमतें मुस्तहकम हैं, तो जो पाकिस्तान में वहां पर मामला शुरू हुआ, यहाँ पाकिस्तान में पैसे बढ़ाना शुरू कर दिए, तो ये बेसिकली ये इनडायरेक्ट फायदा किसको पहुंच रहा होता है? लेकिन फायदा तो ये सिर्फ हुकूमत को टैक्स जमा करना है ना। लास्ट ईयर भी हुकूमत ने अपने टारगेट से ज्यादा लेवी जमा करी थी, इस बार जो है 1750 अरब रुपए की लेवी का टारगेट है। अब देखिए, इसके ऊपर अगर आप मर्सिडीज बेंज गाड़ी खरीदती हैं पाकिस्तान में, या कोई महंगा फोन या कंप्यूटर खरीदती हैं, तो उस पर सेल टैक्स है 18%। लेकिन अगर आप पेट्रोल खरीदती हैं तो इसके ऊपर जो आपको जो टोटल टैक्स पड़ता है वो 50% से ज्यादा है, और जो सिर्फ आप जो लेवी का टैक्स दे रहे हैं वो 35-36% है। यानी कि हमने एक पाकिस्तान में एक खत लगाया हुआ है कि हम 18% हर चीज खरीदने पे हुकूमत 18% दे लेगी, लेकिन पेट्रोल खरीदने पे 36% देती है। अब जो आर्गुमेंट कुछ लोग करते हैं, और मैं उनमें शामिल हूँ, कि यार पेट्रोल तो गरीब लोग लेते हैं ना, आमतौर पर मतलब मोटरसाइकिल सवार जो है वो 60% पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, 40% अमीर लोग भी पेट्रोल करते हैं, लेकिन 60% लोग जो पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं वो मोटरसाइकिल सवार होते हैं। तो आप उनसे तो 36% टैक्स लेते हैं सेल टैक्स का लेवी के नाम से, लेकिन आप बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदने वाले से 18% लेते हैं। तो ये क्यों आपने इस जगह पे भी यही किया हुआ है कि गरीब लोगों से? अच्छा, अभी एक और दिलचस्प सिचुएशन ये भी है यहाँ पर, ये जो पेट्रोल पंप मालिकान है, इनको जो 8 रुपए पर लीटर मिलता है, वो कह रहे हैं कि भाई हमारा इसमें अब गुजारा हो नहीं रहा है, और इसी के हवाले से वो एहतजाज वगैरह भी कर रहे हैं। अब हुकूमत इसके लिए कह रही है कि 2 हफ्ते में इस मामले को हल कर देंगे। यानी लगता है कि मजीद फिर ये जो 8 रुपए है, ये 8 रुपए से मजीद बढ़ जाएगा, यानी पेट्रोल की कीमतें मजीद बढ़ जाएंगी। इस वक्त में इस बात की, इस चीज की जरूरत है वैसे? देखिए दुनिया भर में तो इसमें 2-3 बातें कर, दुनिया भर में ये होता है कि आप पेट्रोल जो है वो तकरीबन कॉस्ट पे या 1-8% पे बेचते हैं, और आपकी कोशिश होती है कि मोटरिस्ट जो है, मोटरसाइकिल वाला जो है, वो आपके पंप में आ जाए। तो वो जब आएगा तो साथ में आपको पता है हर पेट्रोल पंप के साथ एक दुकान होती है, उस दुकान में आप जाके कुछ चीजें खरीदेंगे, या आप मोबाइल ऑयल खरीद लेंगे, या गाड़ी में कोई पंक्चर बनवा लेंगे, हवा भर लेंगे, या 4-5 रुपए उधर खर्च कर लेंगे, मोटरवे पे चाय वगैरह खरीद लेंगे, वगैरह वगैरह। तो इनके जो पैसे होते हैं ये उससे कमाए जाते हैं। उसके बाद पाकिस्तान में कुछ इलाकों में तो बहुत ज्यादा डीजल आता है ईरान से, जिसके अंदर भी 4 पैसे एक्स्ट्रा मिल जाते हैं हमारे पेट्रोल पंप वालों को। तो मेरा नहीं ख्याल है कि पेट्रोल पंप वाले जो है ना वो इस वक्त शदीद माशी बहरान में हैं। लेकिन जब भी हुकूमत फैसला करेगी। मिफ्ता साहब, एक और भी बड़ा अहम मामला है जी, कंप्लीट कर लें आप अपनी नहीं, तो हुकूमत फैसला करेगी तो पेट्रोल पंप वालों के हक में होगा, आवाम के खिलाफ होगा। आप देख लीजिएगा, रुपया 2 रुपया बढ़ा देंगे। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल नहीं बढ़ाना चाहिए।
15 रुपए बढ़ाने का मुतालबा कर रहे हैं, 15 रुपए तक करने का। 8 रुपए है अभी, ये 15 रुपए पे जाएगा तो फिर पेट्रोल की कीमत मजीद कहां तक जाएगी। अच्छा, एक और भी मामला है, जब भी कभी हम ये देखते हैं कि हुकूमत ऑस्टेरिटी की तरफ जाने की कोशिश करती है, किफायतशियारी की तरफ जाने की कोशिश करती है, तब कोई ना कोई एक ऐसा मामला आता है जो आवाम के जख्मों पर बाकायदा नमक का काम कर रहा होता है। कभी ऑस्टेरिटी कर रहे हैं, फिर उसके बाद देख रहे हैं गाड़ियां भी साथ साथ ले रहे हैं, कभी ऑस्टेरिटी की तरफ जा रहे हैं, जहाज भी साथ साथ ले रहे हैं, कभी ऑस्टेरिटी की तरफ जा रहे हैं, फिर उसके बाद वो सैलरीज में भी इजाफा हो रहा है। अब जो है यहां पर 1.8 अरब का खुसूसी अलाउंस ये दिया जा रहा है माशाल्लाह से। तो ये मेहरबानियां क्यों हर दफा इस तरह की आ जाती हैं सामने हमारे? देखिए, गुजारिश ये है कि जो वजीर आजम साहब के साथ लोग बैठते हैं, वो वज़रा होते हैं, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, जो हमारे, वो सब गाड़ियों में जाते हैं, मोटरसाइकिल वालों की आवाज़ नहीं सुनी जाती, आम चीनी के सारिफ की आवाज़ नहीं सुनी जाती, लेकिन चीनी बनाने वाली मिल मालकान की आवाज़ सुनी जाती है, किसान की आवाज़ नहीं सुनी जाती, लेकिन बड़े बड़े बैंकरों की आवाज़ सुनी जाती है। तो जाहिर है कि उस किस्म के फैसले आते हैं। देखिए, ये अनसीमली है कि हुकूमत के कुछ वज़राओं ने कुछ अरसे पहले 400-500% अपनी तनख्वाहें बढ़ा ली और बैक ट्रैक से बढ़ाई। स्पीकर साहब ने, चेयरमैन सेनेट साहब ने भी बढ़वा ली। उसके बाद पंजाब असेंबली में भी 900% बढ़ गई तनख्वाह। फिर हमारी बहन ने एक जहाज खरीदा 11 अरब रुपए का और कहा कि लिया है तो क्या है। उसके बाद फिर अब सुना है कि 4 मर्सिडीज गाड़ियां खरीद ली हैं, वो बताती नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जो है कि तौसा अस्पताल के अंदर 300 बच्चे जो हैं वो यूज नीडल्स की वजह से HIV इन्फेक्शन हो गया। वली का अस्पताल कराची के अंदर 120 लोगों का इन्फेक्शन हो गया HIV का। सो हुकूमत जो है ना, वो क्योंकि आवाम से रिस्पॉन्सिव नहीं है, आवाम से रिश्ता टूट चुका है हुकूमत का। तो बस ये, और इनको भी अंदाजा है कि इनकी कितनी कम पॉपुलैरिटी है, तो ये बस मेक हे व्हाइल द सनशाइन की कर रहे हैं। ये बस अयाशियों में लगे हुए हैं। इनको इस चीज का इदराक नहीं है कि आवाम कितनी तकलीफ में है और ये कितना बुरा लगता है लोगों को। चलिए, अभी तो फिर मिफ्ता साहब इलेक्शंस चल रहे हैं, लेकिन फिर आने वाले वक्तों में, अगले इलेक्शंस में तो फिर ये सारा मामला इनको बड़ा हॉन्ट करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। पेट्रोल से हम गुफ्तगू मिफ्ता इस्माइल साहब कर रहे थे। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ नाज़रीन। भारत में मोदी की बीजेपी सरकार के लिए दर्द-ए-सर बना कॉकरोच जनता पार्टी का तालीमी सिस्टम में इलाहात के लिए एहतजाज इस वक्त दुनिया भर में हेडलाइंस बना रहा है। जंतर मंतर से शुरू होने वाले भारतीय जेन ज़ी के एहतजाज में अब हर उम्र के अफराद और बॉलीवुड स्टार्स भी शामिल हो चुके हैं। मोदी सरकार जो 1 माह से जारी इन नौजवानों के एहतजाज को किसी खाते में ही नहीं ला रही थी, वही बीजेपी सरकार नौजवानों के पार्लियामेंट की तरफ बढ़ते जज्बे को देखकर सटपटा गई है और मुजाहिरीन पर ताकत का बेदरग इस्तेमाल शुरू कर दिया है। नौजवानों पर किलो वाले डंडों से मारा गया है, पैलेट गन से गोलियां बरसाई गई हैं। मकबूजा कश्मीर के बाद अब पूरे भारत में इन खौफनाक पैलेट गन्स का इस्तेमाल हो रहा है और मकबूजा वादी की तरह नई दिल्ली में भी नौजवान और बच्चे ही उनके छर्रों का शिकार हो रहे हैं। भारतीय हुकूमत की ताकत से अवामी जज्बे को कुचलने की तमाम कोशिशें बेकार गई। मोदी ने नई दिल्ली के जंतर मंतर पर एक मुजाहिरे को रोकने की कोशिश की तो जवाब में भारत भर में नौजवान सड़कों पर निकल आए। मुल्क के हर कोने में हंगामे शुरू हो गए। ऑपोजिशन जमात कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी भी मोदी के घर के बाहर एहतजाज में पहुंच गए हैं, जहां पुलिस ने तलबा के साथ उन्हें भी लाठीचार्ज किया और गिरफ्तार करके घसीटते हुए लेकर गए। सिर्फ नसीरुद्दीन शाह ही नहीं है, बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने कॉकरोच जनता पार्टी के एहतजाज पर पुलिस के बेईमाना तशद्दुद पर तनकीद करते हुए कहा कि पुरअमन एहतजाज के दौरान जिन तलबा और उनके अहले खाना को नुकसान पहुंचा, उनके लिए उनका दिल दुखी है। सोनू सूद ने लिखा, तलबा को गले लगाने की जरूरत है, लाठियों की नहीं। अदाकार रितेश देशमुख और उनकी अहलिया जनेला ने कहा कि जमहूरियत जो कौम की बुनियाद है, आज टूट फूट का शिकार है। नौजवानों की बात सुने, उनका साथ दें। दिलजीत दोसांझ ने भी पुलिस तशद्दुद की मजम्मत की और तलबा की आवाज़ सुनने की अपील की है। इनके अलावा सोनाक्षी सिन्हा, दिया मिर्जा, अनुराग कश्यप, रत्न पाठक शाह और पूजा भट्ट समेत दीगर बॉलीवुड स्टार्स भी कॉकरोच जनता पार्टी की हिमायत में नजर आ रहे हैं। अदाकारा शबाना आजमी, इमरान खान, प्रकाश राज तो खुद एहतजाज में सड़कों पर नौजवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए नजर आए। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कॉकरोच जनता पार्टी के मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल पर कहा कि भारत में पुरअमन एहतजाज की आवाज़ को दबाया जा रहा है। दुनिया भर में हो रही इस लान तान और भारत भर के नौजवानों के अटूट जज्बे को देखकर
खुद नरेंद्र मोदी की भी इस वक्त हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। चंद दिन पहले भारतीय वजीर आजम ने पहली मरतबा इम्तिहानी धांधली में मुलविस अफराद को सख्त सजा देने का वादा किया, लेकिन वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे या बरतरफी के मुतालबे की बात को वो गोल कर गए। सेक्रेटरी एजुकेशन को ओहदे से हटाकर मोदी सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी को लॉलीपॉप देने की कोशिश की, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी के मुजाहिरीन ने मोदी की इस चाल में आने से साफ इनकार करते हुए मुतालबात पर अमली इक़दामात तक एहतजाज ख़त्म करने से इनकार कर दिया है। आज भारतीय मीडिया ने खबर दी है कि कॉकरोच जनता पार्टी के अरकान की हुकूमत के साथ एक अहम मुलाकात हुई है, जिसके बाद हुकूमत ने घुटने टेकते हुए वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के मामले पर कल तक का वक्त मांग लिया है। जो पार्टी सुप्रीम कोर्ट के एक जज की जानिब से नौजवानों को कॉकरोच कहने पर तंजिया वजूद में आई थी, आज उसने मोदी हुकूमत को बाकायदा नाक रगड़ने पर मजबूर कर दिया है। वक्त ख़त्म हो गया है प्रोग्राम का, इंशाल्लाह बात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए। फ़लस्तीन को, मकबूजा कश्मीर को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।